everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today's topic related to the class 8 chapter number 1 biology, which is the transport system in plants, minerals and water. And today's topic related to the transpiration, and this video will learn about the factor affecting transpiration, importance of transpiration and how does ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सम मिनरल्स. सो आई होप आज का चैप्टर हम लोग का जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, बिकॉज बहुत कम ही टॉपिक इसमें बचे हुए हैं. तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं. चलिए, ट्रांसपिरेशन होता क्या है. आप लोग इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाउ डज क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लॉस होता है वाटर का. इसमें वाटर का क्या होता है, लॉस होता है फ्रॉम ऑफ वाटर वेपर से, फ्रॉम लीफ, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लीफ के ज़रिए, या फिर जो ग्रीन हर्बेसियस जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसके ज़रिए, थ्रू द स्टोमेटा से. जो वुडी स्टेम होते हैं उनके अंदर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है. हम लोग को पता है कि जो हम लोग वाटर जो है हम लोग प्लांट्स में डालते हैं उसमें से सिर्फ 1 से 2% वाटर ही वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा. ठीक है, 1 से 2% जो हम लोग डालते हैं वाटर उसमें प्लांट्स में, उसमें से सिर्फ 1 से 2% वाटर ही एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के ज़रिए. बाकी जो लार्ज अमाउंट में वाटर बचता है उसका जो है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो जाता है. इसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो जाता है. अबाउट लगभग 99% वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाता है. ट्रांसपिरेशन क्या समझे आप लोग ट्रांसपिरेशन से. ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है थ्रू द प्लांट की लीफ के ज़रिए, या फिर उनके जो ग्रीन हर्बेसियंस, जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें ग्रीन कलर का स्टेम पाया जाता है तो उनके स्टेम के थ्रू. अब आप सभी को पता है कि जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा पाया जाता है. स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है जिसमें गार्ड सेल होती हैं. ये गार्ड सेल क्या करती हैं ये गार्ड सेल दिन के टाइम ओपन होती हैं. इसीलिए दिन के टाइम जो होता है वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है. क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो होती हैं उनके गार्ड सेल जो प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से वो खुलता और बंद होता है. तो खुलने का जो प्रोसेस होता है वो डे टाइम में खुला रहता है. इस वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डे टाइम में होता है. आप लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है पहले भी. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. तो इतनी बात आप लोग की समझ में आ गई. अब जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें कैसे ट्रांसपिरेशन होता है. सो उनमें ट्रांसपिरेशन होता है उनके लेंटिकल्स के थ्रू. जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में एक लेंटिकल्स पाए जाते हैं. ये लेंटिकल्स के थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन होता है. तो ट्रांसपिरेशन किसके ज़रिए हो सकता है, तीन लीव्स के ज़रिए हो सकता है, स्टोमेटा के ज़रिए हो सकता है, एंड थ्रू द लेंटिकल्स. ठीक है, सो क्या होता है, इसमें वाटर का लॉस होता है, जिसमें से जो भी हम वाटर जो है प्लांट्स में डालते हैं उसमें से 1 से 2% वाटर जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. बाकी सारा लार्ज अमाउंट में जो वाटर रहता है वो प्लांट्स के थ्रू उसका ट्रांसपिरेशन होता है. अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, यानी कि वाटर के लॉस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं. सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाई फॉलोइंग फैक्टर. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन. ओके, तो अगर एयर का टेम्परेचर यानी हवा तेज़ चल रही होगी, ठीक है, एक यहाँ पे हवा के टेम्परेचर से क्या मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, यही कि हवा तेज़ चलेगी तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा. ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन डिक्रीज़ करता है. जब उमस वाला मौसम होता है या उमस वाले जगह पे जो ट्रांसपिरेशन होता है वो घटता है, डिक्रीज़ होता है. विंड स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. जो विंड की स्पीड होती है वो भी जो रेट है ट्रांसपिरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है. लाइट जो है वो कॉज करती है स्टोमेटा टू ओपन एंड इंक्रीज़ द ट्रांसपिरेशन. हमने बताया था ना, दिन के टाइम जो है वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है. तो हम कह सकते हैं कि लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है स्टोमेटा पे, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो दिन के टाइम में इंक्रीज़ हो जाता है. रिमेन ओपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट. जो स्टोमेटा होती हैं, इनकी जो गार्ड सेल होती हैं वो डे के टाइम पे खुली रहती हैं एंड रात के समय यानी कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो बंद हो जाती हैं. सो इस वजह से डे के टाइम में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है अफेक्टिंग टू द नाइट. ठीक है, नाइट की अपेक्षा, रात की अपेक्षा दिन के टाइम जो है वो ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है. यही एक रीज़न होता है कि डे के टाइम जो है वो ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस ज़्यादा होता है प्लांट में, और नाइट के टाइम क्या होता है, कम होता है. ठीक है,
सो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में वाटर की एंड मिनरल्स की। जो प्लांट्स होते हैं सॉरी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स एंड लीव्स के ज़रिए जो वाटर जाता है, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होता है कौन? ट्रांसपिरेशन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या करता है? वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में या वाटर या मिनरल्स को भी क्या करता है? ऊपर की तरफ पहुंचाने में काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो होता है बिल्ड करता है सक्शन फोर्स को, जिससे ट्रांसपिरेशन जो होता है ऊपर की तरफ पुल होता है, और फिर पुल होने के बाद वो जो ट्रांसपिरेशन है जिसमें मिनरल्स एंड वाटर होते हैं वो जाइलम के वेसल्स के थ्रू। जाइलम वेसल क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से क्या होता है कि जो हमारा वाटर है और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स की पूरी बॉडी में। तो जाइलम वेसल्स में जाता है, फिर वहाँ से टॉप होकर के पुल्स होकर के टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, पूरे शरीर में, पूरे ट्री के पूरे पार्ट्स में पहुँच जाता है। अब क्या है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज़ करता है जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। तो जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो हीट और सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होगा, वाटर के लॉस होगा तो क्या होगा कि फिर से मिट्टी में जाएगा प्लांट, जो नीचे गिरेगा, पानी गिरेगा, ठीक है, किसी भी रूप में, तो वो क्या होगा कि उस जगह को, उस प्लेस को वो कूलिंग इफेक्ट करेगा। उस कूलिंग इफेक्ट करने से क्या होगा कि जो प्लांट्स होगा वो हीट एंड सनलाइट से बचा रहेगा। तो ये एक और फंक्शन है इसका, एक और इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और ये चेक पॉइंट है, ये तो आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? तो जो प्लांट्स में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, लगभग इनऑर्गेनिक एलिमेंट की हम बात करें तो प्लांट्स में जो हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, ठीक है, फॉर्म ऑफ मिनरल्स, तो सॉइल में ही बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं खुद ही। मोर देन 60 एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में पाए गए हैं, बट ओनली 17 एलिमेंट जो होते हैं वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं। बाकी जितने होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, ठीक है। नॉट ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, उसमें जो है जो कम से कम 17 एलिमेंट की बात हम करें तो वो क्या होते हैं? वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट और जो की बात करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एनिमल, जबकि जो हैं एसेंशियल नहीं होते हैं, रेस्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट। तो इसेंशियल एलिमेंट को जो होते हैं नीडेड होता है स्ट्रक्चरल कंपाउंड, उनकी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। मैक्रो मतलब थोड़े बड़े, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, जो इसेंशियल एलिमेंट की क्वांटिटी होती है उनके बेसिस पे प्लांट्स को जो है उनके एलिमेंट्स के आधार पे कैटेगराइज किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सो व्हाट इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये जो है इनकी ज़रूरत होती है लार्ज क्वान्टिटीज़ में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे क्या हैं? ये सारे लार्ज क्वांटिटीज़ में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। ओके, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जिनकी प्लांट को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, जिसको बहुत कम मात्रा में प्लांट्स को ज़रूरत पड़े, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हमारे जो प्लांट है हमारे, उनको कम ज़रूरत होगी इन एलिमेंट की, तो इनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्या रोल होता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का? सो जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो किस में पार्ट लेते हैं? तो परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस करते हैं ऑस्मेटिक सॉल्यूशन का, जो कंसंट्रेशन सेल सैप होती है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। कंपोनेंट जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल एक्सेट्रा में बनने में उसको हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज में और फोटोसिंथेसिस में एंड रिस्पायरेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, जो गार्ड सेल उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो अगर इनमें से जो भी हमने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, उनकी कमी अगर प्लांट्स में हो जाती है तो कौन कौन से डिजीज़ प्लांट में हो सकते हैं? तो अब हम लोग ये देखते हैं।
ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट प्रोड्यूसेस डिफिशियंसी सिम्टम और डिसऑर्डर। तो अगर इन इसेंशियल एलिमेंट में से थोड़ी सी भी डिफिशियंसी हो जाती है तो कोई ना कोई प्लांट्स को डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई सिम्टम उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ मिनरल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी डिफिशियंसी भी यहाँ समराइज की गई है, तो इस टेबल में हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसकी प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो नाइट्रोजन जो होता है, इसका क्या रोल होता है प्लांट्स में? ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का एंड न्यूक्लिक एसिड का, है ना, एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो डिफिशियंसी क्या होता है इसकी? डिफिशियंसी अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए प्लांट्स में तो क्या हो सकता है? तो पुअर ग्रोथ होगी, स्मॉल लीफ जो है वो छोटी बनेगी और उनकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत कम होगी, एंड डिलेड फ्लावरिंग जो होगी वो बहुत देर से होगी, और पर्पल स्पॉट लीफ पे दिखाई देने लगेंगे, एंड येलो स्पीड दिखाई देने, जिसे क्लोरोसिस बोलते हैं। जब प्लांट्स की लीफ येलो होने लगती है तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। ये एक डिफिशियंसी सिम्टम है और नाइट्रोजन। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र क्या रोल प्ले करता है? सल्फ़र भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कुछ प्रोटीन का, कुछ एंजाइम का, कुछ विटामिन का एंड कुछ क्लोरोफिल का। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से भी क्लोरोसिस होता है, जिसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, एंड कर्लिंग मतलब जो लीफ होती हैं वो मुड़ने लगती हैं, एंड येलोइंग हो जाती है। फास्फोरस भी एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये क्या रोल प्ले करता है? ये जो है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स में हेल्पफुल होता है बनने में। सो यहाँ पे डिफिशियंसी इसकी क्या होती है? स्टेम ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, या फिर प्री मेच्योर लीफ जो है लीफ बनने से पहले ही गिर जाएगी, एंड ब्राउन एरियाज जो होता है लीफ का, जो फ्रूट्स का होता है वो थोड़ा सा ब्राउन स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देने लगता है। तो ये सारी डिफिशियंसी थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं प्लांट्स में। तो फर्स्ट है जिंक। जिंक्स में क्या रोल प्ले करता है? ये एक्टिविटीज़ करता है। ये क्या एक्टिविटी करता है? ये एंजाइम एंड कॉन्स्टिट्यूएंट को कुछ प्लांट के हार्मोन में ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, और ये डिफिशियंसी इससे क्या होता है? अगर ये कम होता है तो स्टंट प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। डिस्पैक्ड लीफ जो है वो ढंग से नहीं बन पाती हैं, येलोइंग लीव्स हो जाती हैं। मैग्नीज दूसरा है, तो इसमें ये क्या रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है क्लोरोफिल में, सिंथेसिस में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? येलोइंग लीफ येलो हो जाती हैं और लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं। बोरान जो होता है ये ऑल्सो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। इसका रोल क्या है? ये ट्रांसलोकेशन करता है, एंजाइम को पहचानता है, और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। डिफिशियंसी इससे क्या हो जाता है? इसकी कमी से डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट एपियस एंड थिक कर्व लीफ। तो जब स्टेम ही नहीं रहेगा तो पूरा प्लांट से क्या है? बर्बाद हो जाएगा। और फिर थिक एंड कर्व लीफ, इसकी लीफ जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, ठीक है, मोटी हो जाती हैं, और थोड़ी सी कर्व मुड़ती जाती हैं, और जिससे वजह से प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, और प्लांट्स क्या होता है? फिर डेथ कर जाता है। सो ये था हम लोग का चैप्टर, पूरा फिनिश हो गया है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।